हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एरा वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पे। आज हम इतिहास की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए पूरा पाषाण काल के बारे में, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल की जो चर्चा बची हुई थी उस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले जान लें कि संस्था के द्वारा यूपीपीसीएस 2022 के लिए एनलाइटमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके लिए आप दिए गए स्क्रीन पे किसी भी नंबर पे कॉल करके या एसएमएस करके जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही यूपीपीएससी 2021 के मेंस की भी टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें शामिल होकर आप इसका लाभ उठा सकते हैं। आइए देखते हैं। इतिहास के हम दूसरे दिन की अपनी परिचर्चा में मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने पूरा पाषाण काल के बारे में आपको बताया था। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरा पाषाण काल में जलवायु अत्यधिक ठंड थी। अत्यधिक ठंड के कारण मौसम वैसा ही बना हुआ था। वहाँ पर मानव के अस्तित्व में बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो पाया था, बस वो प्रकृति पर निर्भर होकर आगे बढ़ता रहा। लेकिन जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन होता गया, वैसे वैसे हमारी पाषाणकालीन व्यवस्था के में भी परिवर्तन के तत्व देखे गए। इस परिवर्तन के तत्वों को आगे बढ़ाते हुए और किस प्रकार से परिवर्तन हुए, यही हम मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल में देखेंगे। मध्य पाषाण काल की जहाँ तक बात की जाए तो इस काल का जो आरंभ होता है, मध्य पाषाण काल में जो इस काल का प्रारंभ होता है वह 8000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। 8000 ईसा पूर्व के आसपास यह काल पूरा पाषाण काल तथा नवपाषाण काल के बीच में संक्रमण का काल माना जाता है, क्योंकि इसमें जहां हम देखते हैं क्वार्टजाइट पत्थरों की निरंतरता देखी गई है, वहीं नए प्रकार के पत्थरों का भी प्रयोग हुआ है। अर्थात निरंतरता और परिवर्तन दोनों के तत्व विद्यमान हैं, जिसके कारण इसमें संक्रमण काल की अवस्था देखी जाती है। इस काल में जो जलवायु थी वो व्यापक परिवर्तन हुआ। जलवायु गर्म हो गई, बर्फ की जगह अब हरे भरे घास देखने प्रारंभ हो गए। अर्थात जैसे ही जलवायु परिवर्तन होता है, वैसे हमारी वातावरण में हरियाली के साक्ष्य ज़्यादा अधिक मिलने लगते हैं, जिसके कारण आगे हम देखेंगे कि हमें कृषि के भी साक्ष्य मिलेंगे। आइए, इस काल में जो औजार बनाने की तकनीकी थी उसमें कुछ परिवर्तन हुए। मनुष्य अब छोटे पत्थरों का प्रयोग करने लगा, अर्थात माइक्रोलिथिक। पहले बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। पूरा पाषाण काल में वो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जानवरों को मारते थे, उनसे अपनी भूख मिटाकर यायावर यानी घूमते घूमते अपने जीवन को व्यतीत करते थे। अब धीरे धीरे हमारी तकनीकी में परिवर्तन होता है और हम छोटे पत्थरों का प्रयोग करने लगते हैं। अपने शिकार को अंजाम देने के लिए ये छोटे पत्थरों का प्रयोग करते हैं। इसके साथ यह भी जान लेंगे कि यही वो समय था मध्य पाषाण काल, जब यहाँ पर प्रक्षेपास्त्र अर्थात यहाँ पर ऐसी तकनीकी का प्रयोग हुआ जब ये फेंक कर अपना शिकार करने लगे। दूर से किसी पर निशाना लगाते थे और वो शिकार हो जाता था, जिससे ये अपनी भूख को मिटा लिया करते थे। यही प्रक्षेपास्त्र तकनीकी में हम कहते हैं कि धनुष तीर की जो परंपरा रही वह भी मध्य पाषाण काल से ही प्रारंभ होती है। भारत में मध्य पाषाण काल के बारे में जो हमारी प्राथमिक जानकारी है वो सर्वप्रथम 1857 ईस्वी में, जब सीएल कार्लाइल ने विंध्य के क्षेत्र में एक लघु पाषाण यानी माइक्रोलिथिक उपकरण की खोज की, वहीं से माना जाता है पाषाण काल का प्रारंभ। और पाषाण काल के इस काल में हम छोटे औजारों की परंपरा देखते हैं। यही कारण है कि इसमें हम सूक्ष्म पाषाण काल भी कहते हैं। सूक्ष्म यानी माइक्रोलिथिक काल भी कहा जाता है। इसकी खास बात ये थी कि जो इस पे उपकरण बनाए जाते थे वो 1 सेंटीमीटर से लेकर 8 सेंटीमीटर तक होते थे, और इसमें तकनीकी और ज्यामिति का भी स्पष्ट ज्ञान दिखाई देता है। इसमें ब्लेड, करोल, नुकीले औजार त्रिकोण के आधार पर भी देखे जाते हैं। इसमें 9 चंद्राकार दूसरे प्रमुख ज्यामिति हजारों में देखे जाते हैं, मतलब बहुत बड़ी संख्या पे यहाँ औजारों में परिवर्तन देखे गए थे। कुछ स्थानों पर हम हड्डी और सिंग के बने हुए उपकरण को भी देखते हैं। यह उपकरण चर्ट और जैस्पर जैसे कीमती पत्थरों के बनाए जाते थे।
कुछ हथियार यहाँ पे क्वार्टजाइट पत्थरों के भी देखे गए थे। जैसा हमने पहले देखा कि पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में केवल पत्थरों के बनाए जाते थे, यहाँ पर कुछ कीमती अलग प्रकार के पत्थर भी जुड़े और हड्डियों के भी बनाने की परंपरा शुरू होती है। पूरा पाषाण काल के बारे में मानो जब संक्रमण के युग से चल रहा था, तो यही वो समय था जब यहाँ पर हम देखते हैं कि पशुपालन की परंपरा भी शुरू होती है, क्योंकि विकास की परंपरा में मनुष्य पहले यायावर जीवन जीता था, वह शिकार करता और अपने भोजन की पूर्ति करता था। फिर धीरे धीरे उसने पशुओं का पालन शुरू किया, उसके द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। इसके संदर्भ में जो मध्य पाषाण काल की परंपरा रही है, उसमें हम देखते हैं कि कुछ ऐसे प्रमुख स्थल खोजे गए हैं जिसके द्वारा हमें प्राप्त होता है कि मध्य पाषाण कालीन संस्कृति कहाँ कहाँ बिखरी थी। वैसे भी सामान्यतः हमारे परीक्षाओं में इसी प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि कहाँ से 3 कंकाल वाले शव मिले हैं, कहाँ से हमारे खाद्यान्न के प्राचीनतम प्रमाण मिले हुए हैं, कहाँ से समाधियाँ मिली हुई हैं, कहाँ मानव के साथ कुत्ते को दफनाने की परंपरा रही है। इसी प्रकार के जो क्वेश्चन रहते हैं वो हमें स्थलों से प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि हमें मध्य पाषाण काल की जानकारी में उनके स्थलों के बारे में जानना आवश्यक हो जाता है। आइए देखते हैं बागौर मध्य पाषाण काल का एक बहुत प्रमुख स्थल है। ये राजस्थान के भीलवाड़ा के जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन आवास यहीं से मिला है, जिसका उत्खनन BN मिश्रा द्वारा किया गया था। लंघनाज की अगर बात करें, लंघनाज गुजरात में पड़ता है। ये शुष्क क्षेत्र का उत्खनन जो HD संकालिया के द्वारा किया गया था और यहाँ से रेत के ठोस टीले 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए थे। मध्य पाषाण काल में सराय नाहल उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सराय नाहल उत्तर प्रदेश में जो पड़ता है, यहाँ पर स्तंभ गर्त के प्रमाण मिले हैं। स्तंभ गर्त अर्थात जो झोपड़ियाँ होती थी वो स्तंभ की तरह खड़े होते थे और जो गर्त कुछ गड्ढे भी किए जाते थे, इसीलिए उसका नाम स्तंभ गर्त अर्थात झोपड़ी में रहने की परंपरा का भी प्रारंभ हम देखते हैं। मृतक संस्कार का भी प्रारंभ हम इस काल में देखते हैं। इस विधि के अंतर्गत समाधि स्थलों में जो शवों का सिर होता था, वो सिर होता था आपका पश्चिम और पैर होता था पूरब, अर्थात उनकी जो परंपरा थी वो पूर्व पश्चिम की ओर पश्चिम में सिर किया जाता था और पूर्व की ओर उनका जो है पैर किया जाता था। इस प्रकार से उनके समाधान किया जाते थे। जैसा वर्तमान में हम देखते हैं कि यह सिर को उत्तर और पैर को दक्षिण दिशा में करने की परंपरा रही है। अगर सराय नाहल की बात की जाए तो इसी में सर्वप्रथम युद्ध में हत्या का भी प्रथम प्रमाण मिलता है। उसके प्रमाण के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर कंकाल के सिर में पत्थर घुसा हुआ मिला, जिससे पुरातत्वविदों ने यह अनुमान लगाया कि ये युद्ध का प्राचीनतम प्रमाण है। यहीं पर एक कब्र में 3 कंकाल प्राप्त हुए हैं। अब महदाहा की बात करें तो यह भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है और ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। यह सूचनाएं हमें परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि कभी सराय नाहल, कभी महदाहा के बारे में और कहाँ से क्या प्राप्त हुए, इसी प्रकार के क्वेश्चन इस चैप्टर से देखने को मिलते हैं। तो महदाहा में स्थित इस स्थल में हड्डी व सींग के उपकरण और आभूषण मिले हैं। इसमें स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाए जाने की भी प्रमाण मिले हुए हैं। अगर आगे देखते हैं तो वीरभानपुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है और यहाँ पर बीबी लाल जी के द्वारा उत्खनन का कार्य किया गया। यहाँ पर आवासीय बस्ती अर्थात पत्थर के औजार मिले हैं। आजमगढ़ मध्य प्रदेश में मिलता है और यहाँ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है और यहाँ पर शैलाश्रय समूह के सूक्ष्म प्रमाण मिले। शैलाश्रय मतलब शैल मीन्स पत्थर और आश्रय मीन्स रहना, यानी कि पत्थरों में घर बनाकर रहने की परंपरा देखी गई। और पशुपालन का जो प्रथम साक्ष्य है वह भी हमें आजमगढ़ से देखने को मिलती है। और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में मिलता है। इस स्थल में भी हम देखते हैं यहाँ प्रसिद्ध शैलाश्रय यानी कि जम्बूद्वीप व डोरोथी द्वीप मिले हैं।
यहाँ पर दो द्वीप मिले हैं, जम्बू द्वीप या डोरोथी द्वीप, जो मध्य पाषाण काल से संबंध है। अगर जल्लाहल्ली की बात की जाए तो यह कर्नाटक में पड़ता है। यहाँ पर रोमन लिपि डी के अक्षर के आकार के तिरछे फलक का प्रमाण मिला हुआ है। टेरी भी तमिलनाडु पे पड़ता है। यहाँ पर पत्थर उद्योग का कच्चा माल स्फटिक या हल्का भूरा मृग पत्थर के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्य पाषाण काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि सरायनाहल, महदहा, वीरभानपुर, आजमगढ़, पंचमढ़ी और कर्नाटक के कुछ क्षेत्र हैं जिसके बारे में हमें प्रमाण मध्य पाषाण काल से मिलते हैं। मध्य पाषाण काल के में जो परिवर्तन हुए थे वह परिवर्तन पूरा पाषाण काल से कुछ अंतर रख रहे थे। अब मानव यायावर के साथ पशुपालन की परंपरा से भी जुड़ जाता है और विविध क्षेत्रों में अपने रहने के स्थानों की परंपरा में भी परिवर्तन करता है। अब देख लेते हैं कि किस प्रकार से नवपाषाण काल में परिवर्तन की एक परंपरा चलती रही। नवपाषाण काल यह मध्य पाषाण काल से भिन्न था। यह काल बहुत बड़े परिवर्तन के साथ देखा गया, इसीलिए नवपाषाण काल को क्रांति का काल भी कहा जाता है। नवपाषाण काल सभी कालों में काफ़ी छोटा है, पर यदि देखा जाए तो यह बहुत व्यापक परिवर्तन के साथ लाता है। नवपाषाण काल को हम नियोलिथिक शब्द का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले सर जॉन लुबार्ग 1865 में इस शब्द का प्रयोग करते हैं। जॉन लुबार्ग ने अपनी जो पुस्तक थी प्री हिस्टोरिक टाइम्स में सर्वप्रथम नवपाषाण या नियोलिथिक शब्द का प्रयोग 1865 में करते हैं और इसीलिए इस काल का जो प्रारंभ होता है वह 9000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नवपाषाण काल की जो प्रमुख विशेषता रही थी, इस काल में कृषि कार्य प्रारंभ हो गया था। कृषि कार्य प्रारंभ था और पशुओं का पालन जो मध्यकाल से चला आ रहा था, इस काल में थोड़ा बड़े पैमाने पर हो जाता है। पत्थरों के औजारों का घर्षण और उन पर पॉलिश करना तथा मृदभांड का बनाना यहाँ की प्रमुख विशेषता थी। जैसा कि हम जानते हैं कि कृषि परंपरा में मृदभांड व्यवस्था की एक अनोखी व्यवस्था देखी जाती है, क्योंकि कृषि के साथ जो अधिशेष होते हैं उन्हें संभाल कर रखना, अर्थात जैसे कृषि का उत्पादन होता है, गेहूं चावल होते हैं, तो उन्हें संभालने की परंपरा होती है, नहीं तो उन्हें देर तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। इसीलिए मृदभांडों का निर्माण तत्कालीन व्यवस्था में कृषि कार्य के साथ आवश्यकता ही नहीं व्यवस्था भी थी, जिसके लिए मानव ने कृषि कार्य उत्पादन में होने वाली वृद्धि को संभालने के लिए मृदभांड अर्थात बर्तनों को बनाने की परंपरा भी प्रारंभ करता है। इस काल का जो सबसे बड़ा परिवर्तन था वह था अग्नि का उपयोग। अग्नि का उपयोग इस काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। मानव जानवरों का शिकार करने के लिए पत्थरों को खींच खींच के मारता था। अचानक से क्या होता था, ये पत्थर आपस में टकराते थे और अग्नि प्रज्वलित हो जाती थी। इस अग्नि में मानव ने क्या किया प्रारंभिक काल में कि वह जानवरों के शव को और अपने शिकार किए हुए जानवरों को उसमें डाल देते थे। जब उन्होंने खाया तो उन्हें स्वाद में परिवर्तन दिखाई दिया। इसी प्रक्रिया के माध्यम से हमने देखा कि नवपाषाण काल में हमें अग्नि के साक्ष्य मिलते हैं, जो इस काल की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। अब मानव शिकार से कृषि कार्य में उतर आया था। कृषि कार्य के साथ वो जो औजार बनते थे केवल पत्थर के बनते थे, वह आवश्यकता अनुसार उन्हें आकार देकर अपना शिकार करते थे। अब वह हथियार भी पॉलिशदार होने लगे। उन्होंने हथियारों को पॉलिश किया। पत्थरों के बने औजारों के अलावा माइक्रोलिथिक ब्लेड का भी इस्तेमाल किया। सेल्ट का उपयोग विशेष रूप से जमीन और पॉलिश की गई कुल्हाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण था। उन्होंने हड्डियों से बने औजार और हथियारों का भी इस्तेमाल किया, जैसे कि सुई, खुरचनी, छेदक, तीर के सिर आदि। तीर के सिर भी बनाए उन्होंने पत्थरों से, जिससे तीरों को फेंका जा सके तो उससे शिकार किया जा सके। नए पॉलिश किए गए औजारों का भी उपयोग इस काल में मनुष्य के द्वारा किया जाने लगा था और खेती
और शिकार और अन्य गतिविधियों को बेहतर करने के तरीके से उन्होंने ऐसे हथियारों को बनाया जो आसान हो गया था। नवपाषाण काल के युग में लोग भूमि पर खेती करते थे और उस पर रागी, चना जैसे फल और मक्का भी उगाते थे। वे मवेशी, भेड़, बकरियों को भी पालन करना शुरू कर दिए थे और नवपाषाण काल में कृषि के आगमन के साथ लोगों ने अपने खाद्यान्न को स्टोर करना भी प्रारंभ कर दिया था। उनका खाना बनाना, उत्पादन आदि की आवश्यकता थी कि जिससे उसे सुरक्षित रखा जा सके। इसलिए कहा जाता है कि इस चरण में मिट्टी के बर्तन बड़े पैमाने पर दिखे, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी कि उन्हें सुरक्षित रखने के लिए बर्तनों का प्रयोग हुआ। इस अवधि में मिट्टी के बर्तनों को ग्रेवेयर, ब्लैक बर्नेड वेयर और मैट इम्प्रेस्ड वेयर के तहत वर्गीकृत किया गया था। अर्थात ये 3 टाइप के बर्तन थे जिनका उल्लेख हमें नवपाषाण काल में मिलता है। नवपाषाण युग की प्रारंभिक चरण में हस्त निर्मित मिट्टी के बर्तन ही बनाए जाते थे, लेकिन बाद में बर्तन बनाने के लिए पैरों से चलने वाले पहियों का भी प्रयोग किया जाने लगा था, जो इस काल में तकनीकी के विकास की ओर भी इशारा करते हैं। नवपाषाण काल के जो लोग थे वो लोग आयताकार और गोलाकार घरों का प्रयोग करते थे जो मिट्टी और नरकट के बने होते थे। नवपाषाण काल के लोग नाव बनाना भी जानते थे और सूत, ऊन और कपड़ा भी बुन सकते थे। नवपाषाण युग में लोगों ने अधिक व्यवस्थित जीवन व्यतीत किया और सभ्यता की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त किया। आगे हम देखेंगे कि यही विकास हमारे लिए हड़प्पा जैसी संस्कृति के विकास के आधार को भी निर्मित करता है। सबसे पहले हम इस पर आए हुए कुछ स्थलों से रिलेटेड प्रश्नों को जानते हैं, जिसके संदर्भ में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों स्थलों के साथ जो प्रश्न पूछे जाने की परंपरा रही है, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम कुछ स्थलों की यहाँ पर चर्चा करेंगे और बाद में उनसे संबंधित तथ्यों की भी जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। जैसे अगर हम देखते हैं तो नवपाषाण काल से संबंधित जो हमारा महत्वपूर्ण स्थल है वह है बुर्जहुम। बुर्जहुम कश्मीर में पड़ता है। गुफकुराल वह भी कश्मीर में पड़ता है और नवपाषाण काल से संबंधित है। चिरंद वह पटना के पास स्थित है जो नवपाषाण काल से संबंध है। गोदावरी नदी के दक्षिण का क्षेत्र भी नवपाषाण काल की उपलब्धियों के बारे में जाना जाता है। असम की पहाड़ियों में असम की पहाड़ियाँ और गारो की पहाड़ियाँ मेघालय में वह भी नवपाषाण काल से संबंधित है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में अगर मिर्जापुर और मिर्जापुर और इलाहाबाद, विंध्य उत्तर क्षेत्र, हल्लूर, मास्की, ब्रह्मगिरी, टक्कलकोटा और पय्यमपल्ली ऐसे स्थान हैं जो तमिलनाडु में पड़ते हैं। ये 2000 से 1000 ईसा पूर्व के स्थल हैं जो नवपाषाण काल से संबंधित माने जाते हैं। पिकलीहल आंध्र प्रदेश, गुंटूर आंध्र प्रदेश में, मेहरगढ़ पाकिस्तान में पड़ता है, जहाँ पर सबसे पुरानी नवपाषाण कालीन बस्ती के भी प्रमाण मिलते हैं। इन स्थलों पर चर्चा के साथ इन स्थलों से संबंधित प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसी को ध्यान पर रखकर इसका पढ़ना आवश्यक हो जाता है क्योंकि यहाँ से प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। तो आइए कुछ और स्थलों के बारे में हम देख लेते हैं कि पिकलीहल, ब्रह्मगिरी, जैसा कि हमने ऊपर ही चर्चा कर दी है कि पिकलीहल, ब्रह्मगिरी और मास्की, टक्कलकोटा, हल्लूर जो कर्नाटक में स्थित हैं, यहाँ के लोग पशुपालक थे। वे भेड़ और बकरियों को पालते थे और राख के टीले का जो प्रमाण मिला है वह भी हमें यहाँ से ही मिला हुआ है, कर्नाटक के पास संगनकल्लू से। कर्नाटक के पास जो संगनकल्लू है, कर्नाटक के संगनकल्लू से कर्नाटक का जो संगनकल्लू स्थान है, संगनकल्लू, यहाँ से हमें राख के टीले के प्रमाण मिले हैं जो नवपाषाण काल से संबद्ध है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान
पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से पुराना नवपाषाण काल स्थित है, जहाँ के लोग धूप में सुखाई गई ईंटों के बने घरों का प्रयोग करते थे। यहाँ के लोग नवपाषाण धूप में सुखाई गई ईंटों से बने घरों में रहते थे। कपास और गेहूं जैसी फसलों की खेती करते थे। मेहरगढ़ में हमें तांबे को गलाने का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। यहीं से हमें गेहूं के 3 और जौ की 2 किस्मों की खेती की जानकारी मिलती है। इसे बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। चूँकि यहाँ से गेहूं के प्रमाण मिले, इसीलिए बलूचिस्तान को रोटी की टोकरी भी कहा जाता है, जो नवपाषाण काल से संबद्ध है। बुर्ज होम में ये प्रश्न आ चुके हैं कि कहाँ पर कुत्ते के साथ मालिक को दफनाने की 100 के प्रमाण मिले हैं। तो बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में पड़ता है। यही नहीं, यहाँ पर हमें मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण मिले हैं। यही नहीं, यहाँ के लोग गड्ढों में रहते थे और पालिश किए हुए पत्थरों और हड्डियों के बने औजारों का इस्तेमाल करते थे। गुफकुराल में हमें प्रारंभिक निवास के प्रमाण मिलते हैं और यहाँ हम लोग देखते हैं कि मृदभांड रहित गर्त निवास, यहाँ पर मृदभांड रहित गर्द निवास के संकेत पाए गए, अर्थात यहाँ मृदभांड नहीं थे। और गुफकुराल में हमें गर्त निवास के भी प्रमाण मिलते हैं। अगर कोलडिहवा की बात की जाए, कोलडिहवा और महदहा कोलडिहवा और महदहा जो इलाहाबाद के दक्षिण में स्थित है, वहाँ से हमें कच्चे मिट्टी से बने बर्तनों के साथ गोलाकार झोपड़ियों के भी प्रमाण प्राप्त होते हैं। चावल का भी प्रमाण हमें मिलता है, जो चावल का पुराना प्रमाण ही माना जाता है। न केवल यहाँ भारत में बल्कि दुनिया में कहीं भी यह कोलडिहवा में हम चावल के प्राचीनतम प्रमाण को देखते हैं। और इस प्रकार चिरांद में अगर देखते हैं, चिरांद जो बिहार में स्थित है, यहाँ पर इस स्थान में हमें नवपाषाण काल के लोगों द्वारा हड्डियों के बने औजार और हथियारों के इस्तेमाल करने के प्रमाण मिलते हैं। बेलन घाटी की अगर बात करें, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, अगर बेलन घाटी बात करें तो वहाँ पर विंध्य के उत्तर क्षेत्र में और नर्मदा घाटी के मध्य भाग में स्थित है। यहाँ पर पाए जाने वाले औजार 3 चरण अर्थात पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण युग के क्रम में पाए जाते हैं। अर्थात यहाँ पर जो प्रमाण मिलते हैं वो परिवर्तन हमें तीनों काल में दिखते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ प्रश्न स्थलों से रिलेटेड और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो सभ्यता में परिवर्तन से रिलेटेड हमसे पूछे जाने की परंपरा रही है। ये मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के संदर्भ में हमारी जानकारी थी। इसमें कुछ एक और प्रश्न आता है, जैसे कि खाद्यान्न उत्पादन का प्राचीनतम प्रमाण कौन सा है, यानी कि खाद्यान्न से संबंधित जो हमारा प्राचीनतम प्रमाण है वह कौन से स्थल से मिलता है। देखिए, प्राचीनतम प्रमाण जो है नवीन खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साथ यूपी के उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के लहुरा देव में माना जाता है। लहुरा देव इससे पहले लहुरा देव इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ से जो हमें प्रमाण मिले हैं वो 9000 ईसा पूर्व से लेकर 7000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। 7000 इससे पहले जो हमारे कृषि के प्राचीनतम प्रमाण माने जाते थे वो मेहरगढ़ को माना जाता था, जो 7000 ईसा पूर्व से था। तो वर्तमान में जो सूचना है उसके अनुसार लहुरा देव हो गया है, लेकिन प्राचीन परंपरा के अनुसार जो जानकारी थी उसमें मेहरगढ़ को
खाद्यान्न के प्राचीनतम साक्ष्य के स्थल के रूप में जाना जाता था। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और आता है कि कहाँ पर हमें एक ही कब्र में 3 मानव को कंकाल को दफनाने के साक्ष्य देखे गए हैं? तो वो दमदमा में देखे गए हैं। दमदमा एक ऐसा स्थल है जहाँ एक ही कब्र में हमें 3 मानव कंकाल को देखने के साक्ष्य मिले हुए हैं। अगर इसी प्रकार बात करें तो जो नवपाषाणकालीन स्थल था, नवपाषाणकालीन स्थल में जो दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा रही थी। नवपाषाण काल जो था वहाँ पर समाधियाँ बनाई जाती थी, अर्थात अब ऐसी समाधियाँ बनाई जाती थी, समाधियों में विशाल पाषाण खंडों से निर्मित होते थे। जो दक्षिण भारत में नवपाषाण काल में जो शव परंपरा थी, वहाँ पर जो समाधान बनाए जाते थे, अर्थात शवों के लिए जो परंपराएं बनाई जाती थी, उनमें बड़े बड़े पाषाण स्थलों को रखने की परंपरा थी। और इस परंपरा को जो इन्हें बृहद पाषाण या मेगालिथिक के नाम से जाना जाता था। इनमें विभिन्न जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्किट, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता था जो नवपाषाण काल से संबंधित थे। अर्थात हम कह सकते हैं कि नवपाषाण काल में दक्षिण भारत में दफनाने की जो परंपरा थी वो बृहद पाषाण से संबंधित थी। इस तरह हमने देखा कि किस प्रकार से नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल के स्थल और उससे संबंधित जो परिवर्तन हुए वे हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा। पूरा पाषाण काल के बारे में देखने के लिए कल जो वीडियो दिया गया था, आप उसको देखकर फिर दूसरी जानकारी में मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में देखें तो शायद ज़्यादा समझ में आएगा। इसी के साथ शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।